हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एंजाइमों की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक सबसे निम्न है। नंबर 1, पीएच। जो एंजाइम को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक है उसमें है, पहला है पीएच। पीएच जो होता है, सभी एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर काम करते हैं। अधिकांश जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पर यानी कि उदासीन पीएच पर काम करते हैं, अर्थात 7 पीएच पर काम करते हैं। लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम 5 पीएच पर काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो 7 से अधिक पीएच पर भी काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम पीएच यानी कि 1 से 2 पीएच पर भी काम करते हैं। जो पेप्सिन होता है वो 1 से 2 पीएच पर काम करता है। एसिड फास्फेटेज 4 से 5 पीएच पर काम करता है। एल्केलाइन फास्फेटेज 10 से 11 पीएच पर काम करता है और ट्रिप्सिन 8.8 पीएच पर काम करता है। पीएच के कम होने पर या ज़्यादा होने पर, अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर काम करता है और माध्यम की पीएच उस विशिष्ट या इष्टतम पीएच से कम है या अधिक है, तो एंजाइम की क्रियाविधि कम होगी, अर्थात वो एडवर्सली प्रभावित होगी। अर्थात एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है, जो एंजाइम से उत्प्रेरित रिएक्शन है, वो धीमी हो जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर यानी कि तापमान। सभी जो एंजाइम्स होते हैं एक विशिष्ट पीएच पर काम करते हैं और अधिकांश जो प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी के तापमान के आसपास बेस्ट काम करते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं। जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तो जो प्रोटीन होती हैं वो विकृतीकृत हो जाती हैं, उनका विकृतीकरण हो जाता है, अर्थात उनका डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे एंजाइम्स की क्रियाविधि प्रभावित होती है और एंजाइम कम होती है और एंजाइम से जो उत्प्रेरित रिएक्शन है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो भी एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होने पर जो रिएक्शंस होती हैं वो भी एडवर्सली प्रभावित होती है, वो रिएक्शन भी कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, जीव ऐसे होते हैं जिनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत अधिक तापमान पर काम करते हैं, 80 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करते हैं। जैसे टैक पॉलीमरेज होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करता है। हर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो मछलियों में आदि में पाए जाते हैं, जो हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी काम करते हैं। वैसे नॉर्मली सभी एंजाइम्स बॉडी के टेम्परेचर के आसपास ही बेस्ट काम करते हैं। तीसरी है एंजाइम की कंसंट्रेशन यानी कि एंजाइम की सांद्रता। अगर एंजाइम की सांद्रता बढ़ती है तो एंजाइम से जो उत्प्रेरित रिएक्शन है उसकी दर भी बढ़ती है। लेकिन कब तक बढ़ती है? जब तक एक सीमा तक बढ़ती है, जब तक जो सबस्ट्रेट होता है वो उपलब्ध होता है। लेकिन एक समय के बाद जब सभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज़ हो जाएंगे तो जो रेट है रिएक्शन का वो अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि तब तक बढ़ता है जब तक सबस्ट्रेट इनफ नहीं होता, जब तक सबस्ट्रेट पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। इसके बाद सबस्ट्रेट की सांद्रता यानी कि सबस्ट्रेट की सांद्रता अगर अधिक होती है तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की दर भी अधिक होती है। अर्थात अगर सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ने से जो उस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित रिएक्शन है उसकी दर भी बढ़ती है। लेकिन तब तक बढ़ती है जब तक सभी एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स सैचुरेटेड ना हो जाए, संतृप्त ना हो जाए, उसके बाद दर बढ़ना बंद हो जाता है। लास्ट है निरोधक यानी कि इनहिबिटर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को निरोधन करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कम करते हैं, मंद करते हैं या रोक देते हैं। इन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं या निरोधक कहते हैं।
ये निरोधन जो होता है और इनके द्वारा जो बंद करना होता है उसे निरोधन बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, प्रतिस्पर्धी निरोधन यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा अप्रतिस्पर्धी निरोधन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा पुनर्निवेश निरोधन यानी कि फीडबैक इनहिबिशन। पहला है कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक निरोधन। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, जिस साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है, उस साइट पर उस सबस्ट्रेट जैसा कोई अन्य पदार्थ आकर जुड़ जाता है, और जुड़ने के उस अन्य पदार्थ के एक्टिव साइट से जुड़ने के कारण अब एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाता, जिसके कारण अब जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, एंजाइम से उत्प्रेरित रिएक्शन है, उसकी दर कम होती है या एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन रुक जाती है। तो इसमें एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट में, और जो सबस्ट्रेट जैसा कोई अन्य पदार्थ होता है, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो होता है उसके लिए जो उसका सबस्ट्रेट के लिए जो इनहिबिशन होता है वो मेलोनेट होता है, मेलोनिक एसिड द्वारा होता है। मेलोनेट की संरचना सक्सिनिक एसिड जैसी होती है, तो सक्सिनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जगह अब यहाँ मेलोनिक एसिड या मेलोनेट आ जाता है, सक्सिनेट की जगह मेलोनेट आ जाता है, और वो आकर वहाँ पर एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, जिससे सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता या उसकी जो दर होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो सल्फर ड्रग होती हैं, सल्फर ड्रग जो होती है वो पी अमीनो बेंजोइक एसिड पाबा जो होती है उसके जैसा होता है, और इसका जो यूज़ होता है पाबा का वो बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड के संश्लेषण में होता है, और फॉलिक एसिड के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसके लिए ये जो सल्फर ड्रग्स होती हैं वो उस जैसी होती है, वो उससे जाकर उसकी एक्टिव साइट से चिपक जाती है, अटैच हो जाती है, जिससे फॉलिक एसिड का संश्लेषण नहीं हो पाता और अब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसीलिए सल्फर ड्रग्स का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा होता है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि अप्रतिस्पर्धात्मक निरोधन। इसमें जो इनहिबिटर होता है, जो निरोध करने वाला है, तो वहां पर कोई सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता, बल्कि यहां पर जो इनहिबिशन में जो इनहिबिटर सबस्ट्रेट है जो निरोधन कर रहा है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी अन्य साइट से जुड़ता है, यानी कि वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता और वो किसी भी एंजाइम की किसी अन्य साइट से जुड़ता है, और उसका जो सल्फोहाइड्रल ग्रुप यानी कि SH ग्रुप जो होता है उसको नष्ट कर देता है, सल्फोहाइड्रल ग्रुप को नष्ट कर देता है, जिससे एंजाइम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर नष्ट हो जाती है और वो अब काम करना बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो इनहिबिशन होता है वहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी अन्य साइट पर जुड़ेगा और उसका सल्फर हाइड्रोक्सिल यानी कि SH ग्रुप जो होता है उसको नष्ट करता है, जिससे एंजाइम जो होता है वो नष्ट हो जाता है। जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं यानी कि जो विषाक्त टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं यानी कि विषाक्त जो धातु होती हैं, जैसे कोई टॉक्सिक मेटल है वो अब एंजाइम के साथ उसके सल्फर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को SH ग्रुप को नष्ट कर देगा। इसके अलावा CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी पॉइजनिंग जो होती है वो भी यही काम करती है। साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है वो भी यही काम करती है, वो साइटोक्रोम A3 जो होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है उसको नष्ट कर देते हैं उसके एंजाइम को, और इस प्रकार का जो होता है वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, अर्थात वो अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरा होता है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन A सबस्ट्रेट B में कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम E के द्वारा, और ये जो एंड प्रोडक्ट है वही इस एंजाइम के संश्लेषण को कम करे या इस एंजाइम की क्रियाविधि को कम करे, तब हम इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है किसी भी रिएक्शन का वो एंजाइम के एक्शन को कम करता है, एंजाइम की क्रियाविधि को कम करता है, और ये बाइंड हो जाता है एलोस्टेरिक साइट से। जो सबस्ट्रेट होता है, जो इनहिबिटर होता है, वो किससे बाइंड होगा? एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाता है, और इस प्रकार का जो इनहिबिशन कहलाता है वो कहलाता है प्रोडक्ट इनहिबिशन या रेट्रो इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। जो प्रोडक्ट होता है वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाता है, और एलोस्टेरिक बाइंड होने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। अब
इसके एग्जाम्पल है इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फास्फेट। जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है उसके लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए। जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है वो करता क्या है कि ग्लूकोज को एटीपी से रिएक्ट कराता है और एटीपी इसको फास्फेट, एक ग्रुप फास्फेट इसको दे देती है और हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो हेक्सोकाइनेज है इसके कारण ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज से बन रहा है, तो ये हेक्सोकाइनेज इसके एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। जैकब मोनार्ड ने सबसे पहले L-थ्रेओनीन डिहाइड्रेटेज के बारे में बताया कि वो इनहिबिट होता है अपने ही प्रोडक्ट आइसोल्यूसिन से, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट है आइसोल्यूसिन वही इसके जो एंजाइम की क्रियाविधि उसको कम करता है। एलोस्टेरिक जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता बल्कि किसी और साइट से जुड़ता है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, और ऐसे एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहलाते हैं। वो साइट एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। जो सबस्ट्रेट जुड़ता है उसे हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और ये जो केमिकल्स इससे जुड़ता है हम उसे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं। अब ये इसको बढ़ा भी सकता है रिएक्शन को और वो घटा भी सकता है, अर्थात वो एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब वो बढ़ाता है तब हम उसे पॉजिटिव मॉड्यूलेशन बोलते हैं और जब वो घटाता है तो उसे नेगेटिव मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है वो इनहिबिट होता है एटीपी से। जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसको एटीपी इनहिबिट करेगा, लेकिन वो एएमपी और एडीपी से एक्टिवेट होता है। इसी प्रकार से जो हेक्सोकाइनेज होता है वो इनहिबिट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट से, और जो इस प्रकार का जो इनहिबिशन होता है वो फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। लेकिन ग्लूकोकाइनेज में ये इनहिबिशन नहीं होता है। सभी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन जो होते हैं वो फीडबैक इनहिबिशन शो नहीं करते हैं, लेकिन फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हो सकता है। कुछ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस जो होते हैं वो फीडबैक इनहिबिशन शो कर सकते हैं, लेकिन सभी शो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जो इनहिबिशन है इसमें एक्टिव साइट के लिए संघर्ष होगा, और इसमें कोई भी सबस्ट्रेट के अलावा कोई अन्य पदार्थ सबस्ट्रेट के लिए जो एक्टिव साइट है उससे जाकर बाइंड हो जाता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है या रुक जाती है। इस वाले में एक्टिव साइट के लिए स्पर्धा नहीं होगी, इसमें किसी और साइट से जुड़ेगा और SH ग्रुप जो होता है, सल्फर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिससे एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाती है और वो अपना काम नहीं कर पाता। और इसमें किसी भी रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वही उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है, रोकता है, इनहिबिशन करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।